हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम जो अपना मॉक टेस्ट हमने लिया था, क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन तो देंगे, साथ साथ में हम सारे का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। एक्सप्लेनेशन जो होता है हमें हर क्वेश्चन का जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन से आप एक ही नहीं, आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार करते हैं। मतलब जो भी ऑप्शंस दिए हैं आपको सारे पे कंसीडर कीजिए, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं, कौन से बुक में ये रेफरेंस दिया है। जब आप ऐसे किसी क्वेश्चन पेपर पे काम करते हैं तब आपका नॉलेज तो इंक्रीज होता ही होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती है, और एक क्वेश्चन के साथ आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी आती है। तो चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आपको पता है ये जो क्वेश्चन आया हुआ है फोटोसिंथेसिस से आया हुआ है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, मेन पिगमेंट्स होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो फाइकोबिलिन्स हो गए आपके, ऑप्शन में है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? जो फैट सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो आप देखेंगे कौन कौन से हैं। क्लोरोफिल, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोफोबिक फाइटोल चेन पाया जाता है। ज़ैंथोफिल्स की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि वो एक तरीके से ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीन ही है, ठीक। और वो भी जो है फैट सोल्यूबल होते हैं। कैरोटिनॉइड्स की अगर हम बात कर लें जो ऑप्शन में है आपका, ये तो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक होता ही होता है। तो हाइड्रोफोबिक जो चीज़ें होती हैं वो लिपिड सोल्यूबल होती हैं, और हाइड्रोफिलिक जो चीज़ें होती हैं वो वाटर सोल्यूबल होती हैं। अब वाटर सोल्यूबल जो है इसमें से वो आपका क्या है, यही आपका फाइकोबिलिन है। वाटर सोल्यूबल ये पिगमेंट है जो कि ब्लू ग्रीन या पिंक पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, रोडोफाइटा में और क्रिप्टोफाइटा में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि साइनोबैक्टीरिया या रोडोफाइटा में इनमें से कौन जो है पिगमेंट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो फाइकोबिलिन्स जो है आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया और रोडोफाइटा में पाया जाता है, और एक ग्रुप है क्रिप्टोफाइटा उधर भी है। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। तो फाइकोबिलिन्स जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। बाकी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है आपके, लिपिड सॉल्युबल है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखेंगे ये है विच ऑफ दीज फीचर्स आर नॉट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। विच वन ऑफ दीज आर नॉट फीचर्स ऑफ क्लोरोफिल, कह रहा है इट हैज अ प्लानर टेट्रापिरोल रिंग स्ट्रक्चर, it has cyclopentanone ring fused with a pyrrole ring, it has magnesium as a central metal ion, it is water soluble pigment। तो करेक्ट जो ऑप्शन है इसका वो है, अब पहले ही क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, क्योंकि क्लोरोफिल अभी मैंने आपको बताया ये लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट नहीं होता है। तो इससे गेस किया जा सकता था कि ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट नहीं है। और बाकी सारे जो फीचर्स हैं, ये जो यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं ये क्लोरोफिल का ही है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है टेट्रापिलोर का रिंग स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली इसको कुछ और बोलते हैं, टेट्रापिरोल होता है और एक होता है कुछ रिंग, मतलब यही के रिंग स्ट्रक्चर, टेट्रापिरोल लीनियर भी हो सकता है रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये प्लानर होता है। प्लानर मतलब सेम प्लेन में होगा। यहाँ पे ये देखिए सेंटर मेटल जो आयन है वो मैग्नीशियम है, जो इसको हीमोग्लोबिन से डिफरेंट बनाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, सेंटर मेटल आयन। और साइक्लोपेंटानोन जो रिंग है आप देखेंगे ये जो है आपका, देखिए टेट्रापिलोर रिंग तो हुआ, ये एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रिंग होता है वो आपका कौन सा है, साइक्लोपेंटानोन रिंग है, जो इस टेट्रापिलोर रिंग स्ट्रक्चर से फ्यूज रहता है। तो ये तीनों फीचर जो है क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। चौथा जो फीचर है कि ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है कि नहीं है, तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट नहीं है। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पास्चर इफेक्ट। अब पास्चर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन वगैरह जब आप पढ़ेंगे या रेस्पिरेशन। तो पास्चर इफेक्ट क्या है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ये पास्चर इफेक्ट क्या, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट इन एरोबिक कंडीशन, नहीं। पास्चर कंडीशन, पास्चर जो इफेक्ट है ये नहीं होता। या सेकेंड, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर फर्मेंटेशन,
इसको पास्चरिफिकेशन क्या आप बोलेंगे? नहीं। फर्मेंटेशन फेवर्स एरोबिक कंडीशन मोर देन एरोबिक, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इंक्रीज ग्लूकोज कंजम्पशन बाय ईस्ट इन एनारोबिक कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या है? आपका डी। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं इसका। तो आप डिफिनेशन देखेंगे, बिकॉज ऑफ द लो इफिशियंसी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अंडर फर्मेंटेशन। एक्चुअली क्या होता है, जब ईस्ट जो है एरोबिकली ग्रो करता रहता है, आपको पता है कि एरोबिकली जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलता है। लेकिन जब जो है ईस्ट जो एनारोबिक कंडीशन में जाता है, तब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से एनर्जी जो निकलती है वो बहुत कम निकलता है, इसीलिए ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ जाता है। मतलब अब उसको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए जिससे वो एनर्जी बना सके। तो यही है इंक्रीज ग्लूकोज कंजम्पशन बाय ईस्ट इन एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो an increased rate of glycolysis is needed to sustain the ATP production necessary for cell survival। तो वही है, ग्लाइकोलिसिस जो है बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो ATP ज़्यादा निकाल सके। दिस इज कॉल्ड द पास्चर इफेक्ट आफ्टर द French microbiologist Louis Pasteur, who first noted it when yeast switch from aerobic respiration to anaerobic alcoholic fermentation। जब वो स्विच किया तब इन्होंने देखा कि ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पोरस वुड कंटेन्स। अब आप ये क्वेश्चन एनाटॉमी से आया हुआ था। पोरस वुड कह रहा है इसमें से क्या कंटेन करते हैं, मतलब पोरस वुड को क्या, कौन सा इसमें फीचर है जो उसको यूनिक बनाता है? वेसल्स, ट्रैकीड्स, सीव ट्यूब्स या फाइबर्स? तो आप देखेंगे जो नॉर्मल वुड होंगे उसमें ट्रैकीड्स पाए जाएंगे, सीव ट्यूब पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे, लेकिन जो पोरस वुड को यूनिक बनाता है वो है उसका वेसल्स। वेसल लेस वुड को हम नॉन पोरस वुड कहते हैं, और जिसमें वेसल्स होते हैं उसको हम पोरस वुड कहते हैं। तो पोरस वुड जो है वेसल्स की वजह से यूनिक होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखें, अ वुड वेदर हैविंग ओनली ट्रैकीड्स टर्म नॉन पोरस। तो आपको पता है जो ट्रैकीड्स होते हैं, देखिए ट्रैकरी एलिमेंट्स जो हैं दो टाइप के हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स। जो ट्रैकीड्स है ये आपको लोअर प्लांट्स में मिलेंगे, और जो हायर प्लांट आप कह लीजिए जो जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म में भी क्या मिलता है, हमें वेसल्स मिलता है, और ये एडवांस फीचर है। और यही जो हैविंग वेसल्स है, इसको जो भी जिन वुड में वेसल्स होते हैं उनको पोरस वुड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द सेल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटर आर कैरेक्टराइज बाय, ये भी आपका एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप रूट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे एक रीजन होता है क्वेश्चन सेंटर जिसे बोला जाता है, वो मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है। अब पूछ रहा है उसका फीचर क्या है, इसमें से क्या उसका डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, या डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड द कॉर्पस, वो डिवाइड रेगुलरली करके कॉर्पस को ऐड करता है या ट्यूनिका को ऐड करता है। कोई ऑप्शन नंबर 4 पे देखेंगे, हैव इट लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। जब आप क्वेश्चन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो ट्यूनिका कॉर्पस से उसका रिलेशन नहीं है, ठीक है, कि वो रेगुलरली डिवाइड करता हो, वहाँ पे ऐड करता हो। ये एक्चुअली क्विसेंट सेंटर होते हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं करते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो वैसे पड़े हुए रहते हैं। और ये जो होता है इनका साइटोप्लाज्म लाइट होता है, और न्यूक्लियाई जो होता है स्मॉल होता है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी इन द टाइप ऑफ फ्लैजिला विच वन ऑफ द बेलो ग्रुप्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कह रहा है फ्लैजिलेशन के टाइप में सिमिलरिटी के हिसाब से कौन सा ग्रुप जो है करेक्टली मैच हुआ है। ऊमाइसीट्स ज़ैंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी ज़ैंथोफाइसी, ऊमाइसीट्स रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और या साइनोफाइसी। तो यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे थे जो वहाँ पे फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, जैसे रोडोफाइसी हुआ, साइनोफाइसी हुआ। तो और ऊमाइसीट्स में आप देखेंगे क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। तो क्या हुआ, फ्लैजिला ऊमाइसीट्स में फ्लैजिला पाया जाता है, रोडोफाइसी में पाया ही नहीं जाता, तो यहाँ ये सिमिलर ग्रुपिंग नहीं हुई। क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला पाया जाता है लेकिन साइनोफाइसी में नहीं पाया जाता, तो ये भी ग्रुपिंग करेक्ट नहीं है। क्लोरोफाइसी ज़ैंथोफाइसी की बात करें तो मान लीजिए दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन अगर ऊमाइसीट्स और ज़ैंथोफाइसी में आए इसमें भी
फ्लैजिला पाया जाता है। जो दोनों को सिमिलर बनाए वो कौन सा कैरेक्टर है, तो वो ये कैरेक्टर है कि क्लोरोफाइसी में जो होता है, आप देखेंगे फ्लैजिला, ये देखिए सिमिलर टाइप ऑफ फ्लैजिला, मतलब इसमें क्या होता है, क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला होता है वो इक्वल लेंथ के होते हैं और विप्लैश टाइप के होते हैं। वहीं ज़ैंथोफाइसी में क्या होता है आपका, एक विप्लैश टाइप का होता है और एक टेंसल टाइप का होता है। यही फीचर जो हमें मिलता है वो फंगल ग्रुप के जो ऊमाइसीड्स के मेंबर हैं उसमें भी मिलता है। और ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे दोनों का जो है फ्लैजिला सिमिलर ही होता है। दो फ्लैजिला होते हैं जो अनइक्वल होते हैं, एक विप्लैश टाइप का होता है, एक टेंसल टाइप का होता है। तो ये जो फर्स्ट है करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा कि वो करेक्टली मैच्ड हैं फ्लैजिलेशन के फीचर्स के बेसिस पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मोटाइल फ्लैजिलेट सेल्स ऑफ एल्गी, कह रहा है जो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं एल्गी के, वहाँ पे एक पिगमेंटेड ऑर्गेनेल पाया जाता है विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर, जिसको क्या एक्सेप्ट किया गया है कि वो एक लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर है। इट इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट, पायरेनोइड्स, पॉलीबिड्रल, यहाँ पे है गलती से हेड्रल होना चाहिए, पॉलीहेड्रल बॉडीज और स्टिग्मा। तब आप देखेंगे कि इसमें से जो फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर है वो एक्चुअली स्टिग्मा है। स्टिग्मा का मतलब आई स्पॉट जो एल्गी में पाया जाता है। द मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑफ एल्गी हैव अ पिगमेंटेड ऑर्गेनेल नोन एज स्टिग्मा और आई स्पॉट विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है। तो हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन होते हैं कह रहा है उसका बेसिस क्या है, क्या वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है जैसे आप कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखते हैं, या अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्जेस का जैसे आप NaCl में पढ़ते हैं, ये आयनिक बॉन्ड्स का फीचर है। इंटरेक्शन ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। तो हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन है यही है, जो इंटरेक्शन होता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस का पोलर सब्सटेंसेस के प्रेजेंस में, उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ H एटम इज कॉल्ड H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन पे आप जाएंगे तो यही है कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो इंटरेक्ट करते हैं विथ other non-polar molecule. For example, carbon form non-polar bond with hydrogen and molecules containing only hydrogen and carbon atoms called, जो हाइड्रोकार्बन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए जो कार्बन और केवल हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। वाटर में जब ये हम इनको डालते हैं इन नॉन पोलर को, तो ये क्या इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये एग्रीगेट हो जाते हैं विथ वन अनदर रादर देन विद द पोलर वाटर मॉलिक्यूल। Therefore, non-polar molecules are known as hydrophobic and the interaction between them are called hydrophobic reaction. Okay, तो यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है एस्परागस, जो आपको एक प्लांट पता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, अ मेडिसिनल प्लांट वंस इट बिलोंग टू द फैमिली। कह रहा है पिछले टाइम में ये किस फैमिली से बिलोंग करता था, लिलिएसी से, एस्टरेसी से, साइपरेसी से या वर्बिनेसी से। तो आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए एस्परागस मोनोकॉट है। मोनोकॉट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो फैमिली है, लिलिएसी, साइपरेसी। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट वो है आपका लिलिएसी। एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए, कैसे, क्यों। पहली बात तो जो सर्कमस्क्रिप्शन है ये फैमिली का, जो लिलिएसी फैमिली थी एक्चुअली पहले ये लिलिएसी से बिलोंग करता था, और बाद में जब काफ़ी सारे स्टडीज़ हुई तो लिलिएसी में बहुत सारे जो जीनस हैं उनका क्या हुआ, वो इधर उधर चले गए, दूसरी सारे फैमिलीज़ में रखे हैं। द जनरा फॉर्मली इंक्लूडेड अंडर द फैमिली, मतलब लिलिएसी में जो रखे थे, हैव नाउ बीन रिमूव्ड टू डाइवर्स फैमिलीज, वो अलग अलग फैमिलीज में चले गए हैं। जैसे पहले लिलिएसी में कॉल्शियम होता था, वो कॉल्चिकेसी में चला गया। ट्रिलियम होता था, ट्रिलिएसी फैमिली में चला गया। एलियम जो होता है आपका वो एलिएसी फैमिली में अब चला गया है। एस्पोडेलस जो है और एलो जो है वो एस्फोडेलिसी में चला गया है। और एस्पेरागस जो है अब जो है एस्पेरागेसी फैमिली में आ गया है। तो ये पहले किससे बिलोंग करता था, लिलिएसी से। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिप्सेला कह रहा है किस
फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है, मतलब वो उस फैमिली में कॉमन होगा। एनोनेसी में, एस्ट्रेसी में, मोरेसी या कॉन्वॉल्वुलेसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शंस हैं वो सारे जो है काफ़ी अलग अलग हैं। एनोनेसी में फ्रूट अलग होता है, मोरेसी कॉन्वॉल्वुलेसी में फ्रूट अलग होता है। सिप्सेला जो है एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। सिप्सेला क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, सिंगल सीडेड एक्चुअली ये ड्राई फ्रूट होता है, ये सिमिलर होता है एकीन के, लेकिन एकीन इसमें क्या डिफरेंट है? एकीन जो होता है मोनोकार्पुलरी होता है और ये सिप्सेला बाईकार्पुलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से बनता है, जो एस्ट्रेसी फैमिली में पाए जाते हैं। एकीन की बात करें तो ये भी सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट ही है, पर ये सिंगल कार्पेल से बनता है और वो ओवरी सुपीरियर होती है। अगर आप देखेंगे एस्ट्रेसी का जो प्लेसमेंट है वो बाई कार्पेलिटी में रखा गया है, मतलब वहाँ पे 2 कार्पेल होने चाहिए थे। एक्चुअली यहाँ पे ओव्यूज भी 2 होने चाहिए थे, पर एस्ट्रेसी में केवल एक ही सीड बनता है, एक अबॉर्ट हो जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ठीक है, सिप्सेला क्या है? एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 4 रीजंस आर कॉमनली रिकॉग्नाइज इन डेवलपिंग रूट। जो एक डेवलपिंग रूट होता है उसमें आप जब आप उसका स्ट्रक देखेंगे मॉर्फोलॉजी, तो वहाँ पे 4 रीजन जो है आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो टिप पे रूट कैप होगा, फिर उसके जस्ट पीछे जोन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है, और थर्ड जो जोन है वो जोन ऑफ इलोंगेशन का होता है, और फिर होता है जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, जो सबसे लास्ट पार्ट होगा अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है जो रूट हेयर्स होते हैं वो किस जोन में पाए जाते हैं? रूट कैप पे, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट हेयर्स जो है ये जोन ऑफ मैचुरेशन जो होता है वहां पे पाए जाते हैं। जब आप इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे रूट का, ये देखिए एक्सप्लेनेशन, आल्दो द फेट स्टैब्लिश मच, मतलब जो रूट हेयर्स का फेट होता है कि भाई इस सेल को अब रूट हेयर्स बनना है, वो पहले ही स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन रूट हेयर्स जो विजिबल होते हैं वो जोन ऑफ मैचुरेशन का जो स्टेज है उसी पे विजिबल होते हैं, इसीलिए आपको वहीं पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द डिजीज इज नॉट कास्ड बाय अ बेसिडियोमाइसीट्स मेंबर। कह रहा है इसमें से कौन सा डिजीज है जो बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर से कॉज नहीं होता है? लीफ रस्ट ऑफ कॉफी, क्लब रूट और फिंगर एंड टो डिजीज ऑफ ब्रेसिकास, ब्लैक रस्ट ऑफ वीज, लूज स्मट ऑफ वीट। तो आप देखेंगे कि इसमें से एक लीफ रस्ट ऑफ कॉफी आपको पता होगा, क्लब रूट ऑफ फिंगर एंड टो डिजीज ऑफ जो ब्रेसिका है ये आपने बेसिडियोमाइसीट्स में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और ब्लैक रस्ट ऑफ वीट जो है कॉमनली ये भी आपको पता होगा, लूसमट ऑफ वीट। ये सारे जो 3 हैं ऊपर के आपके ए हो गए और सी हो गया, डी हो गया, ये जो ऑप्शन है आपके ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर से। लेकिन ये जो है आपका क्लब रूट रॉट ऑफ फिंगर डिजीज ये एक्चुअली काज होता है किससे? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी से, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है किसका? क्लब रूट और फिंगर एंड टो डिजीज ऑफ ब्रेसिका से। ये जो है फर्स्टली जो है वोरोनिन ने इसे बताया था 1878 में। ये जो है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी ये बिलोंग करता है मिक्सोमाइकोटा से। और जो है ऑप्शन वो भी आप वो कर लीजिए, जो लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी है ये आपका एक वो है बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर हेमिलिया वस्टाट्रिक्स करके उससे होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट की अगर आप बात करें तो ये पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई से होता है। लूज स्मट ऑफ वीट की अगर हम बात करें तो ये यूस्टिलागो ट्रिटिसाई से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ बायोनॉमियल इन विच द जीनस नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर आइडेंटिकल नोन एज। कह रहा है बायोनॉमियल सिस्टम तो आपको पता होगा जहाँ पे जीनस और स्पीसीज दोनों लिखते हैं, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कह रहा है अगर जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम दोनों सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम, ऑटोनिम, होमोनिम या टॉटोनिम? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? टॉटोनिम। अब टॉटोनिम होता क्या है? जैसे हेलियंथस, तो यहाँ पे जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम दोनों सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? टॉटोनिम। तो टॉटोनिम एक बायोनॉमियल नेम है जहाँ पे जीनस का नाम और स्पीसीज का जो एपिथेट होता है वो आइडेंटिकल होता है स्पेलिंग में। ठीक है, जैसे हेलियंथस मैंने आपको बताया।
अब नोट करने वाली चीज़ ये क्या है कि टाटोनिम्स जो है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में इललिजिटिमेट होता है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, लेकिन जूलॉजिकल जो नॉमेनक्लेचर होता है वो परमिट करता है टॉटोनिम्स का। मतलब आप जब एनिमल्स के नाम में आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टॉटोनिम्स मिलेंगे, लेकिन प्लांट्स के नेम में अब टॉटोनिम इललिजिटिमेट माना जाता है, मतलब नहीं रखा जाएगा। अगर किसी ने हेलियंथस हेलियंथस रखा है तो वो नाम चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन एनिमल्स में जैसे आपको गोरिल्ला गोरिल्ला मिलेगा, ऐसे बहुत सारे एनिमल में आपको मिलेंगे टॉटोनिम्स, पर बॉटनी में आपको कम मिलेंगे क्योंकि ये अब एलिजिबेट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पॉलीप्लॉइडी अकरिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज। कह रहा है जो पॉलीप्लॉइडी होता है अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तब उसे क्या बोलते हैं? ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, हैबिटाइजेशन और इंट्रोग्रेशन। तो यहाँ पे इंट्रोग्रेशन, हैबिटाइजेशन, ये दोनों तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं। पॉलीप्लॉइडी में दो चीज़ आती है आपका, ऑटोपॉलीप्लॉइडी या एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब होता है जब अपने ही स्पीसीज में ही पॉलीप्लॉइडी हो जाए, ठीक है, एक कोई जीनोम है उसका ही जीनोम डबल हो जाए खुद से, उसमें दूसरे जीनोम का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसे ऑटो बोलेंगे। एलो कब बोलेंगे? जब डिफरेंट स्पीसीज का जीनोम आके मिले, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है जो आपका कॉमन वीट है, वो क्या है आपका, वो भी आप कह सकते हैं एलो, हाँ वो एलो पॉलीप्लॉइडी का ही एग्जांपल है। पॉलीप्लॉइडी कैन अकर आइदर विद इन अ स्पीसीज जिसे ऑटो पॉली बोलेंगे, और बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज जिसे हम एलो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज का क्या हुआ आपका? एलो पॉलीप्लॉइडी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच स्पीसीज ऑफ विलियम सोनिया वाज रिकंस्ट्रक्टेड फर्स्ट? रिकंस्ट्रक्शन देखिए, फॉसिल जो प्लांट, फॉसिल जो होते हैं, विलियम सोनिया एक फॉसिल प्लांट था। ये जो जब मिलते हैं तो एक साथ पूरा मिलता नहीं, इनके स्ट्रक्चर कहीं पे कुछ पार्ट मिलेगा, स्टेम, सीड, फ्रूट, ऐसा ऐसा अलग अलग मिलता है, तो उसे फॉसिल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जो विलियम सोनिया स्पीसीज है ये आपका जिम्नोस्पर्म का, इसको बीरबल साहनी ने रिकंस्ट्रक्ट किया था। और कौन सी स्पीसीज सबसे पहले हुई थी? विलियम सोनिया सीवार्डियाना, सबसे पहले इस स्पीसीज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। जिम्नोस्पर्म से आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ब्रीडर्स बिकॉज, जो पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, वो प्लांट ब्रीडर्स के लिए क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस हैं ये जो है आपको सिमिलर ही लगेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? All seeds obtained are healthy. It provides many seeds for a single generation. All the seeds of uniform parental type. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीडर्स के लिए पॉलीएम्ब्रियोनी का जो सबसे अच्छा फायदा है वो क्या है आपका? ऑल द सीड्स ऑफ यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप। जो सीड्स निकलते हैं वो सारे पेरेंटल टाइप के होते हैं, और पॉलीएम्ब्रियोनी जो है आपका साइट्रस वाइट्रस में काफ़ी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स आर डिस्टिंक्टिव in being herbs or to trees with anomalous secondary growth? कह रहा है इसमें से कौन सा फैमिली है जो यूजुअली हर्ब और श्रब होते हैं और उसमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कॉमन होता है? तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका वो है क्या है? अमरंथेसी में। अमरंथेसी के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली हर्ब या ट्रीज होते हैं, और इसमें एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपका बहुत कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चूज द करेक्ट पेयर विथ 8 न्यूक्लिएट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ये आप एम्ब्रियोलॉजी में जब पढ़ते हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, आपको वहाँ पे कई सारे टाइप के एम्ब्रियो सैक बताए हुए हैं। पॉलीगोनम टाइप, एलियम टाइप, ओनोथेरा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप, ठीक है, ड्रूसा टाइप, ये बहुत सारे टाइप हैं और सबका अलग अलग फीचर है। वो कितने न्यूक्लिएट होते हैं, मोनोस्पोरिक हैं, बायस्पोरिक है। तो यहाँ पे मैंने जो है 8 न्यूक्लिएट पूछा है, ठीक। तो आप देखेंगे कि इसमें से 8 न्यूक्लिएट वाले कौन से पेयर हैं? तो पॉलीगोनम टाइप जो होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है, और एलियम टाइप 8 न्यूक्लिएट होता है। एक और है फ्रिटिलेरिया टाइप, भी 8 न्यूक्लिएट होता है, लेकिन ओनेथोरा टाइप जो है वो 4 न्यूक्लिएट होता है। अगर पेयर की हम बात करें तो फ्रिटिलेरिया तो यहाँ पे दिया है, पर इसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसके साथ है? ओनेथोरा के टाइप के साथ है जो 4 न्यूक्लिएट होता है। तो ये 4 न्यूक्लिएट, ये 8 न्यूक्लिएट। ओनेथोरा मैंने बोला 4 न्यूक्लिएट, एलियम क्या है 8 न्यूक्लिएट, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं सही है। पॉलीगोनम 8 न्यूक्लिएट है, ओनेथोरा यहाँ पे आ जाता है आपका 4 न्यूक्लिएट।
तो 8 न्यूक्लिएट किस में पाया जाता है, पॉलीगोनम टाइप में और एलियम टाइप में, इसीलिए यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है फैमिली हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ अ सुपीरियर यूजली 3 कार्पेलेट ओवरी इज। फर्स्टली कैरेक्टर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर क्या है कि 3 कार्पेलेट होना चाहिए, 3 कार्पेल से मिलके बना हुआ उसका ओवरी। तो आप ये देखेंगे कि ये लिलिएसी का कॉमन फीचर नहीं है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ना तो रोजेसी का है, ये दो हैं यहाँ पे, यूफोरबिएसी और मोरेसी, ठीक है। इन्हीं में ये हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे यूनिसेक्सुअल आपको फ्लावर मिलेंगे। लेकिन 3 कार्पेलरी ओवरी क्या होती है यूफोरबिएसी में या मोरेसी में, इसका आप एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो इसमें दोनों में से यूफोरबिएसी है जो डिस्टिंक्ट है इन सब से। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं विथ सुपीरियर यूजली 3 कार्पेलेट ओवरी विथ 1 ओव्यूल पर कार्पेल, ठीक है। तो यहीं पे आपको 3 कार्पेलरी ओवरी आपको मिलेगी, ठीक है। यूफोरबिएसी आप कॉमनली जब उसका बाहर से ही फ्रूट देखेंगे तो उसमें एंगुलर होता है, 3 एंगल बने हुए होते हैं, आप उसी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया कौन है इसमें से, तो जब आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो ग्रो करते हैं, तो आपको उसमें एग्जाम्पल मिलेगा। जो सल्फर बैक्टीरिया है वो बेगिया टोआ है, ठीक है। विच क्वेश्चन नंबर 21, विच स्पीसीज ऑफ रिक्शिया इज एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक से ये मतलब होता है हमारा कि वो केवल, देखिए एंडेमिक कहीं का भी हो सकता है, एंडेमिक टू इंडिया, एंडेमिक टू श्रीलंका, कहीं भी, ठीक है, या अपने ही देश में, हमारे ही कंट्री में किसी स्टेट में वो एंडेमिक हो, उस स्टेट के अलावा और भारत के किसी भी स्टेट में ना पाया जाए तो उसको एंडेमिक टू स्टेट बोलते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है वो स्पीसीज वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रिक्शिया का कौन सा स्पीसीज है जो इंडिया के लिए एंडेमिक है और वो और कहीं फिर वर्ल्ड में नहीं पाया जाएगा, आर फ्लुइटेंस, आर सिलियाटा, क्रिस्टालिना या रोबस्टा। तब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, रिक्शिया जो रोबस्टा है ये एंडेमिक है इंडिया के लिए। और बहुत सारे स्पीसीज हैं जो रिक्शिया के एंडेमिक हैं इंडिया में, जैसे कि रिक्शिया पैथनकोटेंसिस, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया मेलानोस्पोरा, रिक्शिया रोबस्टा और रिक्शिया क्रूसियाटा, ये सारे स्पीसीज एंडेमिक हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफाइट इज फाउंड इन द क्लास। कह रहा है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन किस क्लास में मिलता है, ब्रायोप्सिडा, इनमें से कोई नहीं, बोथ हेपेटोकॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, या केवल हेपेटोकॉप्सिडा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, ए, ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर हैं उनका स्पोरोफाइट में आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पे मतलब क्या हुआ हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन का, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोफाइट इज फाउंड इन द क्लास ब्रायोप्सिडा इन प्रिमिटिव फॉर्म्स की अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है हिपैटोकॉप्सिडा प्रिमिटिव फॉर्म है, फिर आता है आपका एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एडवांस है, ठीक। ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूं तो जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं वहां पे जो आपको स्पोरोफाइट मिलेगा वो सिंपल ही आपको मिलेगा, और उसके मोस्ट ऑफ द जो टिश्यू होते हैं स्पोरोफाइट के वो फर्टाइल होते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिवली जो है ये डिग्री जो है स्टेलाइज टिश्यू का ये बढ़ता जाता है, और ब्रायोप्सिडा में आपको ऐसे सेल्स आपको टिश्यू या ज़्यादा मिलेंगे जो स्टेराइल हो, फर्टाइल नहीं होते, जैसे कॉलुमेला हो गया, ठीक है, कॉलुमेला हो गया, पेरिस्टोम जो आपका होता है, वहाँ पे कुछ टिश्यूज़ हैं जो स्टेराइल होते हैं। तो ब्रायोप्सिडा में ही आपको मेनली स्टेराइल टिश्यूज़ जो है ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंगल सेल प्रोटीन या जिसको आप SCP कॉमनली बोलते हैं वो प्रोड्यूसिंग फंगस कौन सा है, ये भी क्वेश्चन था वहाँ पे। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा तो बिल्कुल नहीं है, ना तो हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजी है, ठीक। ये दोनों अलग हैं। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा आपको पता है ये टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज करता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजी लीफ स्पॉट ऑफ राइस कॉज करता है। अब यहाँ पे दो फंगस है आपका, फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम और एस्परजिलस नाइजर। मैंने देखा रिसर्च आर्टिकल्स में कि वहाँ पे इन दोनों का यूज़ किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन्स के लिए,
ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन किसको रिफर किया जाता है? ऐसे प्रोटीन जो हम डिराइव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से, उन्हें हम सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। एस्परजिलस नाइजर और फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम जो दोनों फंगस हैं, ये सिंगल सेल जो है प्रोटीन आपके बनाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पायरेथ्रम जो है वो कह रहा है क्या है? पायरेथ्रम ट्रांसजेनिक प्लांट है, पायरेथ्रम वीडीसाइड जैसे आप हर्बिसाइड बोलते हैं वो है, थुरियोसाइड है या इंसेक्टिसाइड है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, पायरेथ्रम क्या है आपका? एक इंसेक्टिसाइड है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट तो एकदम अलग है, हर्बिसाइड तो अलग है, आपको पता होना चाहिए हर्बिसाइड क्या है क्या नहीं। ठीक, तो पायरेथ्रम अगर आपने हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल पढ़े होते तो वहाँ पे अगर पायरेथ्रम होता तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग है, थुरियोसाइड। थुरियोसाइड एक्चुअली एक टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस किससे होता है? बैक्टीरियम, आपने पढ़ा होगा बैसिलस थुरिनजेनेसिस से, वो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो पायरेथ्रिन्स और पायरेथ्रम ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होम एंड गार्डन इंसेक्टिसाइड्स हैं जो इंडिया में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज अ जीनोफोर? जीनोफोर क्या है? ठीक, जीनोफोर आरएनए को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, डीएनए को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, डीएनए या प्रोटीन्स को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, या डीएनए और आरएनए को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में। करेक्ट आंसर इसका बी है। एक्चुअली जीनोफोर जो है, अ जीनोफोर इज द डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोट, इट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज अ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो आपको पता है जो जैसे डीएनए कंटेंट है यूकैरियोट में भी है, प्रोकैरियोट में भी है, तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसको कॉमनली जैसे प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम बोलते हैं, एक्चुअली वो क्रोमोसोम होता नहीं है, तो उसको हम जीनोफोर बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन? कॉटन में मिलता है, सिंकोना में मिलता है, ऑर्किड में मिलता है, या अर्जीमोन में आपको मिलता है? करेक्ट ऑप्शन इसका है अर्जीमोन। देख लेते हैं सेंसर मैकेनिज्म है क्या। द कैप्सूल ऑफ मेनी प्लांट्स ओपन इन सच अ वे, कह रहा है जो कैप्सूल, एक्चुअली फ्रूट की ही बात कर रहे हैं, जो प्लांट के कैप्सूल होते हैं जो एक फ्रूट का टाइप है, वो ऐसे खुलता है इन सच अ वे दैट द सीड्स कैन स्केप ओनली। वो खुला तो रहता है लेकिन वो सीड्स कब उसमें से गिरेंगे? वो तभी उसमें से गिरेगा जब कैप्सूल को वायलेंटली शेक किया जाए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगे, उससे वो शेक हो, तब उसके सीड्स बाहर आएंगे। ये इसके एग्जांपल है अरिस्टोलोकिया, अर्जिमोन। अर्जिमोन मैक्सिकाना बहुत कॉमन प्लांट्स है, पेपोरेसी फैमिली का, जो इधर उधर फील्ड में हमें मिल जाता है। आप देखेंगे उसका जो कैप्सूल होता है वो ऊपर पोर्शन पे खुला रहता है, उसमें बहुत सारे सीड आराम से दिखते रहते हैं। आप थोड़ा सा उसको नीचे झुकाएंगे उसके सारे सीड्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसमें जो है वही उसको स्ट्रॉन्ग विंड की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो हिले और उसके सीड्स बाहर आए। इसी को सेंसर मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरेनोइड्स किससे बने होते हैं? तो पायरेनोइड आप पढ़ते हैं एल्गी में, वहाँ पे आपको बताया जाता कि द पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस सेंटर। प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन का बना हुआ सेंटर होता है और उस पर स्टार्ची शीथ होता है, इसी को हम पायरेनोइड बोलते हैं। मतलब पायरेनोइड इसी से बना हुआ होता है, तो प्रोटीनेशियस सेंटर और स्टार्ची उस पर शीथ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। ब्रायोफाइट्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे एल्गी से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो प्लांट ग्रुप है आप उसको अलग करना सीखिए, कंट्रास्टिंग फीचर क्या है। एल्गी को आप कैसे ब्रायोफाइट से अलग करेंगे, ब्रायोफाइट को आप कैसे टेरिडोफाइट से अलग करेंगे, टेरिडोफाइट को आप कैसे जिम्नोस्पर्म से अलग करते हैं, और क्या कैरेक्टर्स हैं जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिस्टिंक्ट बनाते हैं। अब कह रहा है ब्रायोफाइट को आप किससे बेसिस पे एल्गी से सेपरेट कर सकते हैं? क्या ब्रायोफाइट जो होता है थैलॉइड फॉर्म्स होते हैं? तो ब्रायोफाइट तो भाई थैलॉइड और लीफी दोनों होते हैं, लेकिन ये इसके बेसिस पे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एल्गी भी थैलॉइड है। हैव नो कंडक्टिव टिश्यू, क्या ब्रायोफाइट को आप सेपरेट कर सकते हैं एल्गी से कि उसमें कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता? एल्गी में होता होगा पर ऐसा नहीं है, दोनों जगह नहीं होता। पजिस आर्चिगोनिया, ये यहाँ पे करेक्टर है कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट में, जिसे आप फीमेल को आर्चिगोनिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को। तो ब्रायोफाइट को आप इसके बेसिस पे एल्गी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एल्गी में आपको आर्चिगोनिया देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट तो दोनों में होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी है आपका। एक्सप्लेनेशन,
Bryophytes can be separated from algae because they possess archegonia, which is actually multicellular sex organ. Question number 29. Direct androgenesis is primarily found in which family? डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस आप देखेंगे, पहली बात तो इसका एक्सप्लेनेशन में दे दूं. द टर्म एंड्रोजेनेसिस रिफर्स टू द प्लांट रीजनरेशन. प्लांट का जो हम रीजनरेशन कराते हैं, एक्चुअली प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको ये मिलेगा, उसमें एंड्रोजेनेसिस आपका आता है जब हम डायरेक्टली माइक्रोस्पोर कल्चर करके इन विट्रो कंडीशंस में उससे प्लांट रीजनरेट कर ले, इसको एंड्रोजेनेसिस बोला जाता है. अब जो एंड्रोजेनेसिस होता है ये डायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट का मतलब है वहाँ पे कैलस नहीं बनता है, और इनडायरेक्ट वाले में कैलस बनता है. तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है एंड्रोजेनेसिस, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. अब ये जो डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस हैं ये बहुत सारे प्लांट्स में कॉमन है जो बिलोंग करते हैं सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली से. वहीं आपका जो इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है वो बार्ले में मिलता है, वीट में मिलता है, विटिस एक्सेट्रा में मिलता है. तो जो डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है वो किसमें, मैंने आपको बोला सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी में. तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी है, जिसको ओल्ड नेम इसका क्या है, क्रूसीफेरी बोला जाता है, उसी में आपको मिलेगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. ओवरी कल्चर कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिंग अनफर्टिलाइज ओवरी टू डेवलप इनटू अ हैप्लॉइड पॉन्ड. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन. कह रहा है ओवरी कल्चर आपने पढ़ा होगा, ये भी प्लांट टिश्यू कल्चर से है. ओवरी कल्चर में हम करते क्या है, अनफर्टिलाइज ओवरी लेते हैं और उससे हम ओवरी कल्चर करा के हैप्लॉइड प्लांट जनरेट कर लेते हैं. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन. कह रहा है ये सबसे पहले किस प्लांट में डिस्कवर हुआ था, टोबैको में, वीट में, सनफ्लावर में या बार्ले में. तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, बार्ले होगा. कल्चर ऑफ अनफर्टिलाइज ओवरी टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम एग सेल या अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से हम अनफर्टिलाइज ओवरी बना सकते हैं. इसे हम ओवरी कल्चर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम गायनोजेनेसिस भी कहते हैं. सैन नोएम ने क्या किया था, सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था बार्ले में 1976 में. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. द स्टेम ऑफ फ्लैक्स, हेम्प एक्सेट्रा आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स वेयर डीकम्पोजिशन सेट्स इन रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ फाइबर्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज. जो स्टेम होते हैं आपके फ्लैक्स के हो गए, हेम्प के हो गए, उसको हम क्या करते हैं, ले जाके पानी में डुबो के रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है. और डीकम्पोजिशन हम इतने दिन तक कराते हैं कि जो उसके पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं वो डीकम्पोज हो जाए, फाइबर्स वहाँ पे बचे रह जाएं. तो जब आप उसको पानी में भिगो के रखते हैं तो डीकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे फाइबर सेपरेट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, बायोरेमेडिएशन, रेटिंग एंड बायोमैग्निफिकेशन. तो ये प्रोसेस हमारा रेटिंग कहलाता है. जब आप रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो यही है कि फ्लैक्स एंड एक्सेट्रा को हम जो वाटर में इमर्स करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है, उससे फाइबर सेपरेट हो जाते हैं और फाइबर हमारे लिए यूजफुल होते हैं. तो रेटिंग क्या है, रेटिंग इज अ कंट्रोल्ड माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन ऑफ पेक्टिन फॉर सेपरेशन ऑफ फाइबर इन द स्टेम ऑफ फ्लैक्स, हेम्प एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 32. पॉलीसैकेराइड consisting of an alternating repeat of N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid is found in the cell wall. कह रहा है पॉलीसैकेराइड होता है जो बना होता है किससे, N-acetylglucosamine और N-acetylmuramic एसिड से. किसके सेल वॉल में पाया जाता है ऐसा पॉलीसैकेराइड, फंजाई, बैक्टीरिया, बैसिलरियोफाइसियम, मोसेस. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी. ये जो पॉलीसैकेराइड है ये आपका बैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलता है. द सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकान जिसे बोला जाता है, यही है वो. पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है जो बना होता है, अल्टरनेटिंग रिपीट उसमें होता है N-acetylglucosamine और N-acetylmuramic एसिड का. और N-acetylmuramic एसिड में वही लिखा है द लेटर इन एडजेसेंट स्ट्रैंड्स क्रॉस लिंक बाय टेट्रापेप्टाइड. और जो एडजेसेंट एक दूसरे स्ट्रैंड होते हैं वो N-acetylmuramic एसिड में एक टेट्रापेप्टाइड होता है, वो भी काफ़ी पूछा जाता है, तो उससे जुड़े हुए होते हैं. तो ये आपका कहाँ पे मिलता है, बैक्टीरिया में. क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. बैक्टीरियल कंजुगेशन या जिसे मेटिंग, एक्चुअली मेटिंग है ये, इज अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर. यहाँ पे जेनेटिक ट्रांसफर होता है जो इनमें से क्या इन्वॉल्व करता है बैक्टीरियल कंजुगेशन में. क्या यहाँ पे बैक्टीरियोफेज आ जाता है, डीएनए आता है इन्वायरमेंट से,
लाइसोजेनी होती है या प्लाज्मिड। तो जो बैक्टीरियल कंजुगेशन एक्चुअली बैक्टीरियोफाज ट्रांसडक्शन में यूज होता है। डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट आपको कहाँ पे मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन में। लाइसोजेनी भी बैक्टीरियोफाज के ही प्रेजेंस में होता है ट्रांसडक्शन में, ठीक। बैक्टीरियल कंजुगेशन में एक्चुअली प्लाज्मिड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बैक्टीरियल कंजुगेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर दैट इन्वॉल्व्स सेल टू सेल कांटेक्ट होता है इसमें। कंजुगेशन इज अ प्लाज्मिड इनकोड मैकेनिज्म है ये, ओके। कंजुगेटिव प्लाज्मिड जो होता है यूज दिस मैकेनिज्म टू ट्रांसफर कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स टू द न्यू होस्ट सेल। Thus the process of conjugation involves a donor cell। यहाँ पे एक डोनर सेल होता है जहाँ पे कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है, और एक रेसिपेंट सेल होता है जहाँ पे प्लाज्मिड नहीं होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं, एक प्रोटीन है जो प्रिजम्बली मतलब वो प्रिजम्बली ऑफ होस्ट ओरिजिन, वो होस्ट ओरिजिन का ही है, मतलब होस्ट में ही होता है, बाहर से नहीं आता। दैट एडॉप्ट नॉवल कन्फर्मेशन, वो कह रहा है एक नया कन्फर्मेशन बना लेता है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन को, दूसरे नॉर्मल प्रोटीन के फंक्शन को इनहिबिट करता है। वो क्या है, प्रायॉन्स है, विराइड है, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स है। तो एक्चुअली ये जो है प्रोटीन्स, ये प्रायॉन्स के वो हैं फीचर्स हैं। ये प्रायॉन जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये होस्ट ही ओरिजिन के होते हैं। ये नया कन्फर्मेशन बना के क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 35। इफ different ecophenes of a species are grown in similar environment condition they will be। देखिए इकोफीन्स आप कह सकते हैं जैसे जेनेटिक, मान लीजिए एक प्लांट है वो सेम ही है, आपके पास उस प्लांट के बहुत सारे नंबर हैं, मतलब बहुत सारे आपने लगा के रखे हैं। आप यहाँ से जाइए, मान लीजिए आप साउथ इंडिया में रहते हैं, आपने उसे नॉर्थ इंडिया या हिली रीजन्स पे और चले गए, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आपने उसे मिट्टी में लगा दिया और वो वहाँ पे ग्रो कर गया। वहाँ के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगे उसकी वजह से उसको फिनोटाइप में चेंजेस आ जाएंगे, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाएंगे। तब कुछ दिन बाद कोई और उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसे लगेगा यार ये, आप उसको दोनों प्लांट दिखाएंगे, जो एक साउथ इंडिया में ग्रो कर रहा है एक हिमाचल प्रदेश में, तो उसको लगेगा यार ये दोनों तो अलग अलग प्लांट हैं, पर एक्चुअली वो सिमिलर हैं। ऐसे प्लांट को जहाँ पे जिसका जीनोटाइप सिमिलर ही हो लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट होता है उसको हम इकोफीन्स बोलते हैं। और ऐसे प्लांट को वही बोला जा रहा है कि अगर आप सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में लगाएंगे तो क्या होगा, वो डिसिमिलर ही रहेंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे या ज़्यादा बायोमास गेन करेंगे। तो एक्चुअली वो क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि उसका जीनोटाइप तो सेम है। और जब सेमी इन्वायरमेंटल कंडीशन आप देंगे तो इकोफीन्स का कैरेक्टर है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो वही देखिए इकोफीन्स ऑफ अ स्पीसीज आर group of individual we have similar which have similar genetic makeup but appear different due to different environmental conditions। if different ecophenes of a species are grown in similar environmental condition they will be similar। question number 36। that ecological niche term was first used by Carl Moebius, A.G. Tansley, Elton और Grinnell। तो ये जो इकोलॉजिकल निच का टर्म है ये सबसे पहले ग्रीनेल ने यूज किया था, ओके। टर्म कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। द टर्म पीडोजेनेसिस रिलेटेड विद, पीडोजेनेसिस आपने अगर इकोलॉजी में पढ़ा है तो डायरेक्ट आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, सॉइल, वाटर, एयर और फायर। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, सॉइल फॉर्मेशन को ही हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, सॉइल से। क्वेश्चन नंबर 38। फील्ड कैपेसिटी क्या है, होलार्ड प्लस ग्रेविटेशनल वाटर, होलार्ड माइनस ग्रेविटेशनल वाटर, होलार्ड प्लस क्रिशार्ड और होलार्ड माइनस क्रिशार्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी, होलार्ड से जब हम ग्रेविटेशनल वाटर निकाल देते हैं तो जो बचता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी इज होलार्ड माइनस ग्रेविटेशनल वाटर विच इज ऑप्शन बी। होलार्ड क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, जो भी वाटर कंटेंट होता है सॉइल का उसे हम होलार्ड बोलते हैं। तो होल कंटेंट आप याद रखिए, होल कंटेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड होलार्ड। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, अब मान लीजिए सॉइल में बारिश वारिश जो भी होती है तो अमाउंट ऑफ वाटर गोज इनटू डीप सॉइल हॉरिजॉन्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो भाई जमीन के नीचे भी तो कुछ पानी जाता है, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर है, सारा का सारा पानी ऊपर नहीं रहेगा, जमीन के अंदर भी कुछ पानी जाएगा। वो जो ग्रेविटेशनल वाटर मतलब जो वाटर गया उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ओके।
अब क्रिशार्ड की बात करते हैं। क्रिशार्ड होता है एक्चुअली जो वाटर अवेलेबल होता है। अब जो सॉइल में पानी बचा रह गया वो पूरा का पूरा प्लांट यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सॉइल के पार्टिकल से बधा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए उसे हम क्रिशार्ड बोलते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है एक्चुअली, होल कंटेंट ऑफ वाटर, आप उसमें से माइनस कर दीजिए ग्रेविटेशनल वाटर जो ज़मीन के नीचे चला गया, तो जो कंटेंट आपका बचता है वो फील्ड की कैपेसिटी है, मतलब जो वो सस्टेन करके रखे रहेगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 39, when stamens are connate with their anther and their filaments remain free, जब आपको ऐसी कंडीशन मिले जहां पे स्टेमन्स कोनेट रहेंगे, ठीक। देखिए कोनेट और एडनेट दो टर्म है। कोनेट जब आता है मतलब सेम ऑर्गन का चिपकना, एडनेट का मतलब डिफरेंट ऑर्गन का चिपकना। तो स्टेमन्स कोनेशन का मतलब है स्टेमन्स जो हैं अपने एंथर से चिपके हुए हैं लेकिन उनके फिलामेंट्स सारे फ्री हैं। ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? तो ऐसी कंडीशन है ये है सिनजेनेसियस कंडीशन है, या इसे आप सिन एंथरस कंडीशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे फिलामेंट्स फ्री होते हैं लेकिन एंथर जो होता है कोनेट होता है, मतलब चिपका हुआ होता है, एक ट्यूब फॉर्म करता है जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली में। ओके, तो ये ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज इनकरेक्ट फॉर द फैमिली रूटेसी। कह रहा है रूटेसी अगर आपने फैमिली पढ़ी है तो ये बताइए कि फैमिली रूटेसी के लिए कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्या यहाँ पे पेरीगाइनस होता है आपका फ्लावर, एक्सटिपुलेट होते हैं लीव्स, पेडिसलेट होते हैं फ्लावर? इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आपको गलत बताना है। पेरीगाइनस होता है एक्टिपुलेट, पेडिसलेट या सिंकार्पस। तो इसका गलत जो ऑप्शन है वो है ए। ओके, ए का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पेरीगाइनस कंडीशन आपको रूटेसी में नहीं मिलता है, बाकी एक्सटिपुलेट कंडीशन मिलेगा, पेडिसलेट फ्लावर आपको मिलेगा, सिनकार्पस ओवरी भी मिलेगी, लेकिन इन द फैमिली रूटेसी द लीव्स आर एक्सटिपुलेट, फ्लावर्स आर पेडिसलेट, गाइनोशियम सिनकार्पस होगा, लेकिन फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं, पेरीगाइनस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी है। अब जान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो रिलीज होते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल या कुछ भी है, कार चल रहा है, जो धुआं डायरेक्ट निकल रहा है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं आपके। इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2 आते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जब ये गैसेस निकलेंगी, इस पे हीट या कुछ भी यूवी रेडिएशन कुछ भी पड़ रहा है, तो ये आपस में रिएक्ट करके जो पोल्यूटेंट बनाते हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, जैसे कि ओजोन एक एग्जांपल है, पेरोक्सीएस्टाइल नाइट्रेट PAN जो है वो भी इसका एग्जांपल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ओजोन आपका। क्वेश्चन नंबर 42, विच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोस्ट डेंजरस। तब यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप पढ़ेंगे, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ABC। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस इसका UVC होता है, क्योंकि जो UVC आप देखेंगे उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है सबसे, और शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो होते हैं मोर एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए मोर डेंजरस ये होगा। 43, मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रेवल्स टू। कह रहा है मेजॉरिटी जो वाटर होता है, वाटर वो कहाँ से ट्रेवल करता है, एपोप्लास्ट पाथवे से, सिम्प्लास्ट पाथवे से, प्लाज्मोडेस्माटा से, या साइटोप्लाज्म से। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। क्यों? मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो ट्रैवल करता है वो एपोप्लास्ट पाथवे से करता है प्लांट्स में। ओके, अब यहाँ पे जो भी चीज़ है सिम्प्लास्ट पाथवे में एक्चुअली साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा दोनों का यूज़ होता है, ये सिम्प्लास्ट पाथवे में ही आते हैं खुद ही, ठीक है। तो ये तो तीनों में नहीं होगा, तो एपोप्लास्ट पाथवे हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे वाटर कैसे मूव करता है टॉप ऑफ द प्लांट, वो आपको बताया गया। तो गर्डलिन एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक रूट प्रेशर थ्योरी भी है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, एक K+ आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एसेंट ऑफ सैप से एसोसिएटेड है गर्डलिन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जहाँ पे उसका बार्क वार्क काटा जाता था। रूट प्रेशर थ्योरी भी है एसेंट ऑफ सैप से रिलेटेड है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी आप एसेंट ऑफ सैप में पढ़ते हैं, लेकिन जो आपका K+ आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है ये किससे एसोसिएटेड है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज कास्ड बाय। विपटेल डिजीज है कॉलीफ्लावर का, वो किससे कॉज होता है? एक्चुअली ये प्लांट फिजियोलॉजी से ही आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पे अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, सबकी डिफिशियंसी से अलग अलग कुछ ना कुछ पड़ता है प्रभाव प्लांट्स पे। तो जो विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर है, ये एक्चुअली आपका मॉलिब्डेनम की जब डिफिशियंसी हो जाती है तब ये डिजीज कॉज होता है कॉलीफ्लावर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर नॉट CO2। एंड ये चीज़ें आपको पता है कि जो O2 लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से निकलता है, CO2 से नहीं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था रूबेन और कॉमन ने 1941 में एक आइसोटोप का यूज़ करके। वो आइसोटोप किसका था? ऑक्सीजन का था। तो कह रहा है कौन सा आइसोटोप सा था वो? करेक्ट ऑप्शन ए है O18 जो है ये आइसोटोप उन्होंने यूज़ किया था। ओके, आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो एक्चुअली 16 होता है, लेकिन ये 18 है, तो इसका मतलब आइसोटोप है। तो द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर नॉट CO2, confirmed by Rubin and Kaman in 1941 using isotope of oxygen which was O18. Question number 47. Plant movement in which more growth on upper leaf surface of leaves leads to ओपनिंग ऑफ लीफेज। कह रहा है एक प्लांट मूवमेंट, ये एक प्लांट मूवमेंट में आता है जहाँ पे अपर जो सरफेस ऑफ लीफ है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है और वो लीफ का जो जैसे बड कंडीशन में रहता है वो लीफ ओपन करने में हेल्प करता है। तो किस में आता है, किस प्लांट मूवमेंट में आता है? निक्टिनास्टी, एपिनास्टी, न्यूटेशन या सीजमोनास्टी? तो निक्टिनास्टी में आप पढ़ेंगे ये एक्चुअली एक स्लीप मूवमेंट है जो डेली जो रिदम्स होते हैं लाइट एंड डार्क का उसकी वजह से होता है। इसके एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस में आप देखेंगे। ठीक है, इपिनास्टी ही है एक्चुअली, ये करेक्ट ऑप्शन बी ही है इसका। ये एक प्लांट मूवमेंट है जहाँ पे मोर ग्रोथ होता है अपर सरफेस ऑफ लीफ पे और इससे लीफ की जो होता है लीफ खुलती है, ओपनिंग ऑफ लीफ होता है। न्यूटेशन की अगर हम बात कर लें तो ट्रेंडल की जो शो करते हैं वो मूवमेंट वो होता है न्यूटेशन। यहाँ पे स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है क्योंकि मोर ग्रोथ होता है आउटर साइड पे एज एन मेंबर्स ऑफ कॉन्वोल्वुलेसी एंड क्यूकरबिटेसी। सिस्मोनास्टी क्या होता है? दीज आर ड्यू टू द शॉक और टच स्टिमुलस, जैसे आप मिमोसा पोडिका में देखते हैं। ये सिस्मोनास्टी का एग्जांपल है जो प्लांट मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48। यू हैव रीड दैट इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। आपने पढ़ा है कि जब 1 मोल जो होता है ग्लूकोज का उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 36 या 38 ATP का जनरेशन होता है। ओके, ये जो 36 और 38 ATP दिया गया है ये डिफरेंस क्यों है? क्यों हम ये नहीं बोल देते कि 36 होगा या 38 होगा? 36 या 38 क्यों लिखते हैं? वॉट काजेज दिस डिफरेंस ऑफ 36 और 38? क्या डिफेक्ट होता है कहीं ग्लाइकोलिसिस में उसकी वजह से? क्रेब्स साइकिल में कहीं पे डिफेक्ट होता है, या डिफेक्ट होता है कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से किसी किसी प्लांट में, उस वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं, या डिफरेंस होता है शटल सिस्टम यूज करने में? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? डी, शटल सिस्टम जो होता है उसकी वजह से। अब शटल सिस्टम क्या होते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में होता है मेनली। ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में एक्चुअली होता है, आपको पता है। रेस्ट जो हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको पता है ये ग्लाइकोलिसिस से, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल से यहाँ पे ATP निकलता है, NADH2 निकलता है, FADH2 निकलता है। ठीक, अब जो ये NADH2 निकलते हैं, FADH2 इन तीनों स्टेप में निकलते हैं, ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही निकलते हैं। किस में? इन 2 स्टेप में, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है और ये दोनों स्टेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इससे जो ये NADH2 FADH2 निकलता है ये जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जहाँ पे ATP जनरेशन होता है इससे। But note that glycolysis occurs in cytoplasm and in glycolysis 2 NADH2 is generated. Glycolysis में भी 2 NADH2 जनरेट होता है। अब इसको अंदर आना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, जिससे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पार्ट ले सके। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन जो है इज नॉट परमिएबल टू NADH2 और इसी वजह से इसे शटल सिस्टम यूज करना पड़ता है। अब जो है 2 तरीके का शटल सिस्टम होता है, एक मैलेट एस्पार्टेट
और एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। जब NADH2 मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम यूज़ करता है तब इसकी एनर्जी जो है लॉस्ट नहीं होती कुछ, और 38 ATP मतलब पूरा का पूरा हमें ATP मिलता है। लेकिन जब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम यूज़ करता है तब वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से हमें 2 ATP कम मिलते हैं। 2 NADH है, एक NADH से 3 निकलता है, तो 2 NADH से 6 निकलेगा। लेकिन जब FADH2 आ गया, एक FADH2 से 2 निकलता है, तो 2 FADH2 में कन्वर्ट होगा, 2 से मिला 4, एक में जब NADH2 था 6 मिलता, अब ये FADH2 निकल गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम में, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो 2 की कमी आ जाती है, इसीलिए 36 ATP निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्लांटोगेमीडिया एक प्लांट है जो अब जाना जाता है। पहले इसका नाम था प्लांटागो फॉलिस ओवाटो लैंसियोलेटिस प्यूबिसेंटिबस स्पेका सिलेंड्रिकल स्कैपोटेरेटाई। इसका नाम जो ये चेंज हुआ, प्लांटागोमीडिया हुआ, ये किसके इफर्ट से हुआ है? कैरोलस लिनियस, बेंथामैन हुकर, हचिंसन या एंजियोस्पर्म फाइलजेंटिक ग्रुप की वजह से? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? कैरोलस लिनियस। क्यों? It was Carolus Linnaeus who gave binomial system of nomenclature in his book Species Plantarum in 1753। ये कैरोलस लिनियस ही थे जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल जो नाम मतलब लंबे लंबे थे, ये दो जहाँ पे जीनस स्पीशीज हम लिखते हैं यही आया। तो ये किसका एफर्ट था? कैरोलस लिनियस का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अ प्लांट इज गिवन अ नेम मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। 50 पे आते हैं क्वेश्चन। यू फाउंड प्लांट हैविंग गाइनोबेसिक स्टाइल। आपको एक प्लांट मिला फील्ड में जहाँ पे गाइनोबेसिक, आपने देखा कि उसका स्टाइल जो है गाइनोबेसिक है, और वो प्लांट एरोमेटिक नेचर का भी है। ये कौन सा प्लांट हो सकता है? सोलेनम नाइग्रम, ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम, रोजा इंडिका, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। आप देखेंगे सोलेनम नाइग्रम थोड़ा महकता नहीं है, थोड़ा सा एरोमेटिक नेचर का नहीं है। ऑसिमम लेकिन एरोमेटिक नेचर का है। रोजा इंडिका भी अच्छा महकता है, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम भी अच्छा महकता है। तो एरोमेटिक नेचर तो 3 हो गए। गाइनोबेसिक स्टाइल आपको किसमें मिलेगा? Correct option B, Osmum tenuiflorum. Why? Because gynobasic style is a characteristic feature of the family Lamiaceae। ये जो गाइनोबेसिक स्टाइल है आपको ये केवल किस फैमिली में मिलेगा? लैमिएसी फैमिली में मिलता है। और यहाँ पे लैमिएसी फैमिली का कौन सा मेंबर है? ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम। ओके, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज गिवन बाय एफी फ्रिच। उनका 2 बुक पब्लिश हुआ था, 1935 में एक वॉल्यूम है, दूसरा 1948 में। वो बुक का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, या द एल्गी अ रिव्यू। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द फर्स्ट मोस्ट कंप्रहेंसिव एंड ऑथोरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी was actually given by F.A. Fritsch in his book The Structure and Reproduction of Algae। Question number 52, which is the fresh water form of algae? इनमें से कौन सा एल्गी है जो फ्रेश वाटर फॉर्म है, जो मरीन नहीं है? सार्गैसम मरीन, फ्रिशिएला, फ्रिशिएला क्या है? ये एक्चुअली टेरेस्ट्रियल एल्गी है। साइटोनिमिया की अगर हम बात कर लें तो एक्चुअली ये डाइवर्स हैबिटेट में रहता है। कारा जो है फ्रेश वाटर फॉर्म है। तो अगर हम फ्रेश वाटर फॉर्म की बात करेंगे तो कारा आता है, ठीक है। मरीन की बात करें तो सार्गैसम आता है। और साइटोनिमिया की अगर हम बात करें, इट अकर्स इन फ्रेश एंड साल्ट वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल हैबिटेट्स, ग्रासलैंड्स, ऑन ट्री बैंक्स एंड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर सबस्ट्रेटा। तो आपका यहाँ पे फ्रेश वाटर फॉर्म कारा है, कारा आपको फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेगा। सार्गैसम आपको मरीन सिस्टम में मिलेगा। लेकिन जो साइटोनीमा है ये डाइवर्स हैबिटेट में होता है। बहुत जगह इसका ऑप्शन कारा ही केवल दिया हुआ है, लेकिन अगर आप साइटोनीमा की बात कर ले, उसके हैबिटेट की बात कर लें, तो ये भी रिपोर्टेड है। साइटोनीमा क्या है? जीनस है, इसके अंदर कई सारे स्पीसीज होंगी, तो इसकी कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में भी मिलती है, इसीलिए इसका ऑप्शन आप साइटोनीमा भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर इसका सी एंड डी होगा। पर बेसिकली आप कारा के साथ जा सकते हैं क्योंकि वेल नोन फॉर्म है कारा फ्रेश वाटर का, ठीक है। और अगर फ्रिशिएला की बात कर लें तो फ्रिशिएला ट्यूबरोसा एक मोनोटिपिक जेनरा है फ्रिशिएला का, ठीक। और ये इंटरेस्टिंग है, ट्रॉपिकल एल्गा है, इंडिया में पाया जाता है, नेपाल, साउथ अफ्रीका और सारी कंट्रीज में। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट सॉइल ऑन ड्राइंग अप रेन वाटर पूल्स में, ठीक।
मोस्टली टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 53, विच एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम है फैटी एसिड को एंजाइम, एलाइगेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या न्यूक्लियोसाइड डायोफॉस्फोकाइनेज कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैटी एसिड को एंजाइम लाइगेज। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड बायोसिंथेसिस एंड फैटी एसिड डिग्रेडेशन में इसका रोल है। इट इज मेम्ब्रेनल प्रोटीन लोकलाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एंजाइम है आपका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो इंटरमेम्ब्रेनस तो इसकी कोई बात ही नहीं है। सेकेंड, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इन आल्सो। तो इसके दो टाइप हैं, वन रिक्वायरिंग NADP एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड अदर रिक्वायरिंग NADP+। तो इसके दो फॉर्म है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यूज करते हैं। द ओवरऑल रिएक्शंस आर अदरवाइज आइडेंटिकल, और सारे रिएक्शन इसके आइडेंटिकल ही होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल में जो ये NAD डिपेंडेंट एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और सर्व कहाँ पे करता है, ये साइट्रिक एसिड साइकिल में। जबकि जो NADP डिपेंडेंट एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और साइटोसोल दोनों जगह पे रहता है। ये भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है। इट इज ओनली एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन बोथ साइट्रिक एसिड साइकिल एंड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी, न्यूक्लियोसाइड डायोफॉस्फोकाइनेज। डायोफॉस्फोकाइनेज क्यों, क्योंकि इट कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल। पहली बात तो ये ही लोकलाइज रहता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ये है क्या, ये एक्चुअली टर्मिनल जो फॉस्फेट होते हैं, जैसे ATP है, ATP में आपको पता है 3 फॉस्फेट है, तो ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट है ये एंजाइम इसको ट्रांसफर करेगा एक न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट को, जैसे GTP हो गया, और फिर ये GTP को किस में कन्वर्ट कर देगा, GTB में। ओके। क्वेश्चन नंबर 54, डाइकॉट लीफ लाइक रेटिकुलेट वेनेशन आपको किसके लीफ में मिलता है, इफेड्रा, साइकस, नीटम और पाइनस। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है कि ये जो डाइकॉट के लीफ के जैसा रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है वो नीटम में मिलता है, क्योंकि नीटम एक एडवांस मेंबर है जिम्नोस्पर्म का और वहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन भी मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 55, पॉलिनिया किस फैमिली के फीचर हैं, किस यहाँ पे ग्रुप में है, दो फैमिलीज हैं, एस्लेपियाडेसी ऑर्किडेसी, एपोसाइनेसी ऑर्किडेसी, एस्लेपियाडेसी पॉलीगोनेसी, एपोसाइनेसी या पॉलीगोनेसी। तो पॉलीगोनेसी में बिल्कुल पॉलिनिया पाया नहीं जाता है, 2 ऑप्शन कट गए। अब ऑर्किडेसी में पाया जाता है, ठीक है, पॉलिनिया आपका, लेकिन एस्लेपियाडेसी में मिलता है या एपोसाइनेसी में। जो आपका पॉलिनिया है वो आपको एस्लेपियाडेसी में मिलेगा और ऑर्किडेसी में मिलेगा, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। विंग पिटियोल आपको किस में मिलेंगे, कैलोट्रोपिस में, साइट्रस में, क्लीमेटिस में या स्माइलैक्स में। तो आपके पास नींबू का पेड़ होगा, घर के आसपास किसी ने लगा रखा होगा, आप उसमें जाइए, आपको वहाँ पे विंग पिटियोल मिलेगा, और नींबू का जो है साइंटिफिक नेम साइट्रस होता है, तो आपको इसी में विंग पिटियोल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैरेक्टराइज होता है किसके प्रेजेंस से, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स होते हैं और सिंगल फीमेल फ्लावर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं और सिंगल मेल फ्लावर होता है, कि लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, डी, मेल फ्लावर्स ओनली। तो जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका ए है, कि जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स मिलेगा और केवल एक सिंगल फीमेल फ्लावर मिलेगा। ओके, तो इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स एंड सिंगल फीमेल फ्लावर। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, इन हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पोजीशंस ऑफ मेल फ्लावर्स आर। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में मेल फ्लावर का पोजीशन क्या होता है, ऑस्टियोल के नियर, डिस्टेंस टू ऑस्टियोल, इन बिटवीन फीमेल फ्लावर्स या एट द बोथ साइड्स ऑफ फीमेल फ्लावर। तो कहाँ पे होगा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अंदर की तरफ मेल और फीमेल फ्लावर लगे हुए होते हैं, ऑस्टियोल होता है वहाँ पे,
तो जो मेल फ्लावर हैं वो ऑस्टियोल के नज़दीक ही होते हैं, उसके बाद नीचे फीमेल फ्लावर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट? इसमें से कौन है जो मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट नहीं है? स्पेथ, इन्वोल्यूकर, ग्लूम या पैपस? तो इसमें से जो है आपका ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन पैपस नहीं है। पैपस किसका मॉडिफिकेशन है? कैलिक्स का। वहीं आप देखेंगे ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन स्पेथ है, इन्वोल्यूकर है जो एस्ट्रेसी में मिलता है, ग्लूम्स है ये भी ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है जो आपको पोएसी फैमिली में मिलता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? पैपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स एंड जनरली फाउंड इन द फैमिली एस्ट्रेसी। 60, सिनेंड्रस कंडीशन किस फैमिली में मिलता है? सिनेंड्रस का मतलब क्या होगा? अभी आपने इससे पहले देखा था सिनजेनेसियस। सिनजेनेसिस और सिनेंड्रस दोनों देखने में एक ही जैसे मतलब लगेंगे आपको सुनने में, पर सिनएंड्रस का क्या मतलब होता है? सिनजेनेसियस। सिनएंड्रस कंडीशन जो होता है वो एक्चुअली क्यूकरबिटेसी में मिलता है। इसका नाम तो सिनएंड्रस है। इसका मतलब क्या है? वेयर स्टेमेंस आर यूनाइटेड थ्रू आउट देयर लेंथ बाई बोथ द फिलामेंट एंड एंथर। सिनजेनेसिस कंडीशन में क्या था? वहां पे केवल एंथर यूनाइटेड थे, फिलामेंट फ्री होता था। लेकिन सिनएंड्रस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो स्टेमेन होता है बाय बोथ फिलामेंट एंड देयर एंथर दोनों से यूनाइटेड रहता है। और ये जो कैरेक्टर है आपको कहाँ पे मिलेगा? फैमिली क्यूकरबिटेसी में मिलेगा। सिनजेनेसिस कंडीशन किस में मिलता था? एस्ट्रेसी में मिलेगा। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है अब इसका नेक्स्ट पार्ट का ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।